अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स नादहिंदगान के और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म का गैस की कीमत में भी हालिया इजाफे पर बरहमी का इजहार। सेनेट इंतखाबात कौमी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल को बुलाने का फ़ैसला किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मीडिया सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आज़ादी इजहार राय के ऊपर बहुत कनगन है और ये माजी में भी होता रहा, इस वक्त भी हो रहा है। लेकिन आज़ादी इजहार राय आर्टिकल 19A आपको परमिशन देता है बोलने की, अपने अपने ख्यालात का इजहार करने का। लेकिन इसके ऊपर जो भी हुकूमतें हों वो हमेशा कोशिश करती हैं कि मामला कंट्रोल किए जाएँ, आज़ादी होनी चाहिए। दूसरी तरफ महंगाई की जब हम बात करते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। IMF की शराइत सख्त हैं। हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया है कि वो टैक्सेस, अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगेगा और इस बराह रास्त इसका मलबा भी अवाम के ऊपर ही जाएगा। बज़ाहिर तो ज़ाहिर हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नॉन चूँकि लीड कर रही है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के दो बड़े फैसले चेयरमैन इर्सा के वाले से भी और जो इक़्तिसादी कमेटी की सरपरस्ती थी उसके वाले से भी, दोनों फैसले चैलेंज हुए हैं। क्या वजह है? खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स बन चुके हैं, माजी में भी थे। लेकिन डे बाई डे चूँकि बहुत ज़्यादा तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कौन लेना चाह रहा है, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है रिलीफ। आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सरदार साहब लाइन ड्रॉप होगी, हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रब्ता मुमकिन हो सके और उनसे इस पे ओपिनियन भी लेंगे महंगाई के हवाले से। चूँकि ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ महंगाई बराह रास्त आम आवाम को नहीं, अब तो मिडिल क्लास तबके को भी हिट कर रही है। टैक्सेस के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात माजी में भी हुए, ये सारी चीज़ें होंगी कैसे? और ये सारा प्रेशर जो है वो आम आवाम पे पड़ रहा है। अगेन वो लोग जो माफियाज हैं, जो जिनकी वजह से ये सारा मामला जो है वो बना हुआ है, जो जो प्रेशर बनता है आम आवाम पे, उनके ऊपर कौन हाथ डालेगा? तो उनको टैक्स नेट में कैसे लाया जा सकेगा? आम आवाम के ऊपर तो ये सारा कानून चलता है। सरदार साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सरदार साहब किस तरह देखते हैं? एक तो मैं चाहूँगा सबसे पहले महंगाई के ऊपर हम बात कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर भी। महंगाई बढ़ती जा रही है, कड़ी शराइत हैं, वज़ीर-ए-आज़म बरहम हो रहे हैं फ़ैसलों के ऊपर। जी गैस की कीमत में क्यों इजाफा हो रहा है, दीगर चीज़ों में क्यों इजाफा हो रहा है, ये बयान की हद तक ही है, एक स्टेटमेंट ही कह सकते हैं आप। प्रैक्टिकली ये है कि अभी तो बहुत सारे आपने फ़ैसले करने हैं जो कि सारे महंगाई से रिलेटेड ही हैं, चूँकि IMF की बड़ी कड़ी शराइत हैं। रिलीफ हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा और हुकूमत का प्लान भी नज़र नहीं आ रहा, इवन प्राइम मिनिस्टर की ग्रिप भी नज़र नहीं आ रही। तो आप चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी कैबिनेट में तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर को वोट देने में और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाने में आपका बड़ा कलीदी किरदार है। अवाम ने आपको वोट भी दिए हैं, तो अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? सरदार साहब इसके ऊपर सूबे और वफाक क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? देखिए फिर एक तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को फॉर्म हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमी का क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। उसको पाकिस्तान के अवाम भी समझते हैं, पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे मीडिया है या जो भी इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो इस चीज को समझ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन महंगाई है और लोग जिस मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और हो चुके हैं, उससे निजात और उससे रिलीफ बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक जामिया बनाने की जरूरत है और इस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, हम इस दोराय पे खड़े हैं कि हम IMF में के प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं और हम जाएंगे। तो अगर पीसफुली हम प्रोग्राम में चले जाते हैं और जो हमें जो सुनने में आ रहा है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हुई हैं ट्रेड के हवाले से, कुछ एड के हवाले से, अगर वो सारी चीजें हो जाती हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि ग्रेजुअली
हमारी जो महंगाई है वो कम हो सकती है। ठीक, लेकिन इसमें सरदार साहब आपकी तो नॉलेज में है ना कि आईएमएफ ने तो पेट्रोल पर सेल टैक्स लगाने का मुतालबा किया है, तो ज़रा वो अपनी शराइत पे ही कर्जा देगा, हुकूमत तुम्हारी वैसी ही बेबस है। प्लस ये कि आम आवाम को रिलीफ, अगेन जिस तरह आप भी कह रहे हैं, ज़रा आप भी अवामी सियासत करते हैं, रिलीफ आम आवाम को नहीं मिलेगा। जो बड़े ग्रुप्स हैं और माफियाज हैं वो इस सारी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, आगे निजकारी की तरफ जाना चाह रही है हुकूमत, तो उसमें भी आम आदमी को नहीं बल्कि उन्हीं जो बड़े माफियाज हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा, ज़रा उन्हीं का पैसा है, सब्सिडी भी उन्हीं को मिलेगी, आम आवाम को तो कहें रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इसका कोई, आप चूँकि मेजर चंक है आपका इस हुकूमत के अंदर, सूबा सिंध आपके पास है, बलूचिस्तान आपके पास है, फिर प्रेसिडेंट आपके हैं, तो आप समझते हैं कि ये कुछ इमीडिएट रिलीफ किस कोई इस तरह का, कि अवाम तो बेचारे बेबस हो गए हैं, आप खुद अवाम में जाते हैं तो अब तो मिडिल क्लास तबका तो ख़त्म ही हो गया है। देखिए, एक चीज तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो पॉलिसी है, प्राइवेट पार्टनरशिप की जो पॉलिसी है, उसको जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर बने उनकी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने कहा कि हम सिंध गवर्नमेंट का जो प्राइवेट पार्टनरशिप में काम हो रहा है, हम उसकी तरफ ज्यादा मूव करेंगे और उसको हम लोग सामने रख के आगे चलेंगे। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन की तरफ कोई इकदाम उठा भी रही है हुकूमत पाकिस्तान, तो उसमें पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के उनको एतमाद में लेके, अगर तमाम कंसेंसस के साथ अगर सारे लोग इस चीज पे कन्विंस हो जाते हैं कि वो इदारे जो पाकिस्तान की तबाही का सबब बन रहे हैं, जो पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, उसको अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक स्टांस रखती है, स्टैंड रखती है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इदारे जिनको बहुत ज्यादा जो नुकसान में जा रहे हैं, अगर उनको मेरे ख्याल में प्राइवेटाइज अगर करते हैं तो उसमें कंसेंसस के साथ होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें ये इदारे प्राइवेट करने से कोई महंगाई खत्म नहीं हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एटमोसफेयर पैदा नहीं होता जिससे पूरी दुनिया का जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अट्रैक्ट होकर पाकिस्तान के अंदर नहीं आ जाती, फिर हमारा सी पैक एक नए सिरे से हम लोग उसके ऊपर काम करना नहीं शुरू हो जाते, ईरान पैप गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर हम काम नहीं करना शुरू हो जाते। देखें, हमें प्लान करना पड़ेगा, 25-50 साल का एक रोड मैप और एक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी हमें करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम स्टेक होल्डर को हमें ऑन बोर्ड लेके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक खुश आइंदा बात यह है कि मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो प्रेसिडेंसी के अंदर जो शख्सियत बैठी हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब, आप उनकी सियासत से इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी जात से कुछ लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की पॉलिसी है, जो उनकी रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है, अगर वो पूरे मुल्क के अंदर अप्लाई होती है और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर साथ लेके चलते हैं, 25 से 50 साल का अगर कोई रोड मैप बनता है, तो उसमें मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर वक्ती तौर पे इदारे बेच के या इस तरह के कॉस्मेटिक तरीके से अगर आप इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग रन इसका पाकिस्तान के अवाम। सरदार साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसमें एक इशू ये है, जो अपने सिंध हुकूमत की प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो निजकारी वाला जो हुकूमत की पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उस पर ज़रा जब आपके बड़े कौमी इदारे इस तरह आने पाने दोमों आप सेल करते हैं तो उसका नुकसान, उस फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, एटलीस्ट आपके पास जो एक कौमी विरसा होता है वो भी तबाह हो जाता है। नंबर 2, आप क्या समझते हैं कि 3 बड़े इंपॉर्टेंट हमारे डिपार्टमेंट हैं जिसके ऊपर आप काम करके, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, आपको एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर है हमारे पास, बहुत अच्छा, आप खुद इस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, अगले 6 महीने में आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। इसी तरह आईटी सेक्टर है, आपकी 64% यूथ है, आप उसको इंगेज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हुकूमत, फेडरल हुकूमत सरबराही करे उनकी, तो आईटी सेक्टर में कुछ चीज़ें हैं जो हमारी नौजवान नस्ल बहुत अच्छा कर सकती है। और तीसरा है टूरिज़म के हवाले से थोड़ा सा फोकस किया जाए, टूरिज़म पाकिस्तान को बहुत बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तीनों डिपार्टमेंट के ऊपर अभी तक हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, बल्कि इग्नोर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के ऊपर
पाक फौज थोड़ा बहुत काम कर रही है, बाकी हुकूमत अभी उस तरह अनबोर्ड नहीं हुई, तो ज़रा थोड़ा सा उसको ग्रेस पीरियड देते हैं कि इनिशियल स्टेज में भी आने वाले दिनों में, बट उनकी देखिए तरजीहात में ये होना चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो आप समझते नहीं है कि ये जो नई कैबिनेट भी बन रही है, इसके अंदर भी एक खींचातानी है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही अब वज़ीर ख़जाना को चली गई, पहले वज़ीर आज़म ने अपने पास रखी थी। इसके ऊपर भी ये फैसला बैक बाउंस हुआ। चेयरमैन इरसा के वाले से आपके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बैक बाउंस कर गया। वज़ीर दाखिला का जो डोमेन है वो अपनी पूरी टीम लेके आना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये कोई इस गड़बड़ के अंदर आम आवाम जो है वो पिस रहे हैं, चूँकि फ़ैसले नहीं हो पा रहे उस तरह से, प्राइम मिनिस्टर कुछ और चाह रहे हैं, बाकी टीम कुछ और चाह रही है। देखिए मेरा ख्याल है ऐसे नहीं है, इसलिए कि जो इरसा के चेयरमैन का आपने जिक्र किया उसके ऊपर तो डे वन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी ग्रीवेंसेस थी, रिजर्वेशन थी, क्योंकि वो एक उन्होंने बुक लिखी हुई है जो कालाबाग डैम के हवाले से, जिसको पाकिस्तान के तीनों छोटे सूबे उसको कालाबाग डैम को नजरअंदाज कर चुके हैं। तो उसके हवाले से तो मेरे ख्याल में बड़ी क्लियरिटी है सिंध गवर्नमेंट की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि ऐसे शख्स को जो कंट्रोवर्शियल बंदा है उसको पाकिस्तान के किसी इदारे का सरबराह नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने बात की पाकिस्तान के बाकी इश्यूज के हवाले से, तो मेरा अपना ख्याल यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उनके जो इनिशिएटिव हैं या जो उनकी नीयत हमें लग रही है कि वो पाकिस्तान की अपनी टीम के साथ काम करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भट्टो जरदारी का स्टांस ये है कि हम पूरी तरह से हुकूमत पाकिस्तान को फैसिलिटेट करेंगे और हम पूरी सपोर्ट करेंगे ताकि जो हुकूमत अपने क्राइसिस से निकलने में कामयाब हो। पाकिस्तान के जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त जो इश्यूज का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, उससे हमें निकलने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कुछ टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिलेगा 2-3 महीने के अंदर, तो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी की तरफ आएंगी। मीनवाइल अगर हमारा IMF के प्रोग्राम में हम चले जाते हैं, फिर इंटरनेशनल जो कुछ कमिटमेंट्स है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भट्टो जरदारी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ हमें कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आई थी। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अपनी टीम के साथ एक टाइम देना चाहिए, और वो अगर टाइम पे अपना कोई प्रोग्राम चाक आउट करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, तो पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर को उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए। यही इस वक्त टाइम है कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में हमें अपने जाती इख्तिलाफात को खत्म करके आगे जाना। सरदार साहब ये बात आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ है, उनके बयानात देख लें, अब वो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर बरहम है कि नाला हैं, फिर मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो बहुत सारे डिसीजंस डिसऑन कर रही है। तो ये इख्तिलाफात तो अभी डे फर्स्ट से ही शुरू हो रहे हैं, ये मैं नहीं बात कर रहा, ये खुद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कर रही है, और आप तक भी इन चीज़ों का आपको भी इल्म होगा। देखिए छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हुकूमतों के अंदर अपनी अपनी ओपिनियन होता है, अपना अपना सोचने का अंदाज होता है। तो बेसिकली हमें तो टीम लीडर की तरफ देखना है कि टीम लीडर की नीयत क्या है और वो कितना काम करना चाहते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अपनी टीम के साथ बेहतर अंदाज से खेलेंगे और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उनको सपोर्ट करेंगी और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए वो काम करेंगे और कराची से बाहर निकालने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। ठीक है। दूसरा सरदार साहब, जाते जाते ये बताइएगा कि इस वक्त चूँकि इत्तेहादी हुकूमत तो है, जब हम सिंध की बात करते हैं, चौथी बार आपको सिंध वालों ने ट्रस्ट किया, वोट दिया, मेजर डेवलपमेंट्स ज़ाहिर लोगों ने आपकी कारकर्दगी देखी तो वोट दिया, अदरवाइज़ पिछले जो जितने भी अरसा हुआ आपको उससे ज़्यादा वोट भी मिले, सीट्स भी ज़्यादा मिली हैं। तो क्या कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है? नई कैबिनेट जो सिंध की है वो, और कप्तान तो ज़्यादा पुराने ही हैं, एक्सपीरियंस हैं मुराद अली शाह साहब, तो क्या चेंज हमें नज़र आएगा अगले 6 महीने साल में कराची और पूरे सिंध में? देखिए सिंध की हुकूमत ने पहले भी जो अपने गिवन रिसोर्सेज थे उनके अंदर बहुत अच्छा काम किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज रिजर्व सीटों को मिला के हम 115 सीटों पे पहुंचे हुए हैं प्रोविंस के अंदर। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें ली हैं। और ये आपको मानना पड़ेगा कि सिंध के अंदर जो भी वोट पड़ा उसका जो सेकंड लार्जेस्ट वोट कैंडिडेट था उसका
हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उसका वोट का डिफरेंस था। ये इस चीज की गमाजी करता है कि सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, उसको उसको पसंद करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मुराद अली शाह साहब है अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे फील्ड में उतरे, और खुश आइंदा बात यह है कि हमारे कराची डिवीजन के सदर सईद गनी साहब को वजीर बल्दियात बनाया गया। जी जी। उसमें हम कराची के लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि वजीर बल्दियात कराची के हवाले से कोई इनिशिएटिव लेंगे। जो जो सीविक इश्यूज हैं कराची के हवाले से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, वाटर बोर्ड के हवाले से, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने इसमें सरदार साहब चूंकि बल्दियात और आपके आपको बहुत अच्छी और बड़ी पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। ठीक सरदार साहब, चूंकि बल्दियात और जो मेयर हैं उनका बड़ा दोनों डिपार्टमेंट से सिंक हैं, एक दूसरे के साथ लिंक हैं बेसिकली, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी तो जो हुकूमत सिंध के अंडर चीज़ें आ रही हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी, और जो मेयर के अंडर बराह रास्त आ रही हैं वो भी होंगी। तो कुछ कराची जो कि एक ट्रांजिशन की तरफ वैसे भी जा रहा है, तो चीज़ें बेहतर हमें नजर आएंगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप उम्मीद रख सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना है, जो बाकी जितने प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना है, चेयरमैन साहब खुद इसको वॉच करेंगे, देखेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर डिलीवर करेगी। बहुत शुक्रिया सरदार रज़ाक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पर कराची और पूरे सिंध में बेहतर डिलीवर करेगी, माजी की नस्बत तरक्याती काम होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मज़ीद बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।